फलस्तीन के साथ है। अच्छा, ठीक है, कश्मीर के साथ है, फलस्तीन के साथ है। अच्छा, कश्मीर का आप जहाँ पे भी मैंने नोट किया फलस्तीन का बात आती है वहाँ कश्मीर की ले आते हैं। कश्मीर और फलस्तीन का जो मसला है वो लहदा मसला नहीं है। मसला बिल्कुल अलग है। अच्छा, कश्मीर में इतना नहीं हो रहा, अच्छा, जितना फलस्तीन में हो रहा है। थोड़ी देर पहले यही खबर चल रही है मीडिया। हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए आज हम आपको मिलाते हैं पाकिस्तानी जज्बे वाली कौम से मिलाते हैं, और हाँ, एक धमाकेदार इंटरव्यू भी देखने को मिलेगा। चलो शुरू करते हैं। क्या कि अमेरिका यही कह रहा है कि हमने अगर इनके जो सिस्टम है ना, पेट्रोल सिस्टम है, तेल का सिस्टम है, इसके ऊपर अगर हमने सारी इकॉनमी चल रही है तो इसके ऊपर हमला कर दिया तो ईरान का जितना नुकसान होगा उसकी इतना सोच भी नहीं है। एक गैरतमंद ईरान मुल्क है जो इस बात पे डट के खड़ा हुआ है कि हम जैसे वो फलस्तीन हमारे बहन भाई है ना, हम बदला लेंगे। बाकी ये पाकिस्तान, तुर्की वगैरह जितने हैं ना, ये बेगैरत मुल्क है। ये सिर्फ बोल सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, नहीं, बात सीधी सी है। यहाँ पे और कुछ नहीं है, ये सब बातें कर सकते हैं। हमें ना जो है ये जो है ना ईमान वाला जज्बा नहीं है। कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत। ठीक है, पहले जो थे मुसलमान कम थे, अल्लाह ने फरमाया है कि आप ना कसरत पे ना जाए, अपनी तादाद पे ना जाए, अल्लाह के भरोसे पे जाए। हम में जो है अल्लाह पे भरोसा नहीं रहा। अल्लाह पे भरोसा नहीं रहा। अल्लाह पे भरोसा करे ना। ये सुपर पावर को ना देखें। नहीं, उनके पास टेक्नोलॉजी है ना। लेट्स सपोज आप भी हैं, आप जैसे बात कर रहे हैं, जज्बा है, अल्लाह पे भरोसा है, ठीक है, होना चाहिए, हम मुसलमान हैं। लेकिन सामने वाले के पास टेक्नोलॉजी, आपके मैं ऐसे ही जाके लड़ूंगा जी, मुझे जो है मेरे में जज्बा बहुत है, वो जज्बे पे सीधा फायर कर देगा। जी देखिए, टेक्नोलॉजी हमारे पास भी है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कहाँ पे? वाहिद इस्लामी मुल्क है जो एटमी ताकत है। मेरी और आपकी अगर लड़ाई होती है, मेरे पास टेक्नोलॉजी है, वेपन है, ये सब चीजें, आप हाथ से लड़ रहे हैं, क्या मुकाबला कर पाएंगे मेरा? जी बिल्कुल कर पाएंगे। जब दिल में जज्बा होगा तो कर पाएंगे। नहीं, मेरे पास वेपन होगा, मैं वेपन से आपको जज्बा। हमें पता है ना, हमने शहीद होना है। अच्छा, जब इतना दिल में जज्बा है कि शहीद होना है तो फिर डर किस चीज का? क्या अगले पास आइटम बम हो, क्लाशनकोव, हम नहीं डरने वाले। हम इतने बहादुर कौम है कि हम किसी चीज से नहीं डरने वाले। इंडिया के जो हैं वो इसराइल के साथ ताल्लुकात भी अच्छे हैं और फलस्तीन के साथ भी अच्छे हैं। अभी उन्होंने खुद कहा है ताल्लुकात है, अगर वो चाहे वो जंग रुकवा सकता है, लेकिन वो भी तो खुल के ना इसराइल की भाई हिमायत कर रहा है। इधर थोड़ा सा मैं आपसे डिसएग्री करूंगा, क्योंकि जो खबरें आई है ना यूनाइटेड नेशंस में, फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर से इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिले और उन्होंने बोला कि हम आपके साथ हैं, इंसानियत की बुनियाद पे, ह्यूमैनिटी बेसिस पे हम आपके साथ हैं। ये खबर बकायदा है। मैं तो कहता हूँ ये सिर्फ नरेंद्र मोदी बातों में कह रहा है। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर क्या बातों में? दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। इस टाइम पूरी दुनिया में एक ही खबर को डिस्कस किया जा रहा है कि ईरान ने जो 180 के करीब मिसाइल के साथ इसराइल के ऊपर अटैक किया। नो डाउट अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं है कि इसराइल के किसी एक शहरी की भी जान गई हो, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि इसराइल ये कहता है अब ना तो हम यूनाइटेड नेशंस को मानेंगे, ना ही दुनिया की किसी और ऑर्गेनाइजेशन को मानेंगे, और ईरान को करारा जवाब देंगे, करारा रिएक्शन देंगे। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, खबरें ये भी आ रही हैं कि इसराइल अब ईरान के जो पेट्रोल का सिस्टम है उसके ऊपर अटैक करेगा ताकि इकोनॉमी सारी डिस्टर्ब हो, और उसका असर डेफिनेटली फिर पाकिस्तान पे भी आएगा, पूरी दुनिया पे भी आएगा। ईरान ने जिस तरह से जवाबी कार्रवाई की है इसराइल की तरफ, और उसके बाद इसराइल की तरफ से हमने देखा कि अमेरिका तो पहले से ही साथ में, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज भी अब साथ आती नजर आ रही हैं। क्या सर भविष्य में ईरान की तरफ से हम चाइना और रशिया को भी साथ देखेंगे और दुनिया दो धड़ों में बंटती हुई नजर आएगी? अश्विनी साहब, ये सवाल आपसे। हाँ बिल्कुल, देखो मेरे इसमें कोई शक नहीं, ऐसा लगता है कि पूरा वर्ल्ड दो गुट में बट गया है। कहीं ना कहीं इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है और यूरोप की कंट्री जो G7 खड़ा है, और ईरान जो है उसके साथ डायरेक्टली तो कोई इतना नहीं खड़ा हुआ। मुस्लिम वर्ल्ड भी बटा हुआ है, मगर जो रूस है और चीन है, नॉर्थ कोरिया, वो इसकी तरफ है। और उसकी जो रीजन क्या है कि अमेरिका और जो यूरोपियन कंट्री वो इजराइल के साथ इसलिए है कि वो चाहते हैं कि ये जो इजराइल है उसका अस्तित्व बना रहे वेस्ट एशिया में, और जबकि रूस और चीन और ये चाहते हैं आज की तारीख में कि कहीं ना कहीं अमेरिका इस लड़ाई के अंदर फंसे, और वो उसका ध्यान जो है रशिया चाहता है कि रशिया यूक्रेन लड़ाई से हटे, और कहीं ना कहीं चीन चाहता है कि उसका जो इंडो पैसिफिक से स्पेशली ताइवान की तरफ से हटे, जिससे वो भी अपनी मनमानी करे, और नॉर्थ कोरिया ऑफ कोर्स वो चाहेगा कि इनके साथ मिलकर काम करे रूस और चीन। तो सच्चाई यह है कि दो गुटों में बट गया है आज की तारीख में पूरा वर्ल्ड। अब जिस प्रकार से सिचुएशन पैदा हो गई है मिडिल ईस्ट में, वो अब काफी डिफरेंट व्यू ले सकती है। जैसे अब हुआ क्या था, हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद ईरान के ऊपर बहुत प्रेशर था अयातुल्लाह खमेनी को कि उन्होंने कुछ तो करना था, क्योंकि एक तो डोमेस्टिक प्रेशर बहुत था, एक उसकी जो प्रॉक्सीज थी आपके हिजबुल्लाह होती और हमास, और जो इनके एक मिलिशिया थे इराक और सीरिया में, कि हसन नसरुल्लाह की इस बात मौत के बाद कुछ ना कुछ करना था। मुझे लगता है जो कार्रवाई की है ईरान ने,
वो एक प्रकार जो स्टेज मेहनत थी वो पता था, अमेरिका ने बता दिया था। जो अप्रैल में हुआ था वही कुछ हुआ कि जिस प्रकार से जो फतह मिसाइल फायर की, यूं तो वो हाइपरसोनिक है, क्योंकि सरप्राइज फैक्टर नहीं था तो ज्यादातर 95% के करीब उन मिसाइलों को हवा में ही बर्बाद कर दिया गया, न्यूट्रलाइज कर दिया गया। उसका इंपैक्ट ग्राउंड पे नहीं हुआ, मगर ईरान उसको क्लेम कर रहा है कि काफी नुकसान किया। तो एक प्रकार से डिफ्यूज सिचुएशन करने की कोशिश थी। मगर जब आप आगे पूछोगे फिर बात करते हैं कि क्या ईरान इस लड़ाई में जंप मारना चाहता था, मेरे हिसाब से ईरान इस लड़ाई में बिल्कुल नहीं आना चाहता, क्योंकि ईरान की इकोनॉमी, जबकि इजराइल चाहता था कि किसी तरीके से ईरान इस लड़ाई में आ जाए, और अगर इस लड़ाई में ईरान आ जाता है तो फिर अमेरिका साथ आएगा और फिर इस लड़ाई का दायरा भी बढ़ सकता है। तो ये इजराइल चाहता था, ईरान नहीं चाहता। और क्या अमेरिका चाहता है? अमेरिका नहीं चाहता कि ये लड़ाई का दायरा बढ़े, क्योंकि अमेरिका जो नवंबर में इलेक्शन है प्रेसिडेंट के, उसको मद्देनजर रखते हुए वो चाहते थे कि कहीं ना कहीं कोई समझौता हो हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में 21 दिन की ट्रूस की। क्योंकि अगर लड़ाई का दायरा बढ़ता है या एक प्रकार सिचुएशन थोड़ी सी कंट्रोल से बाहर निकलती है तो वो बाइडेन गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट जाएगा। इस प्रकार से जो डेमोक्रेट कैंडिडेट है कमला हैरिस, उसके अगेंस्ट भी जाएगा, क्योंकि सबको पता है अगर कल को डोनाल्ड ट्रंप आ गया तो उसने इजराइल को पूरी छूट देनी है। तो ऐसे में मद्देनजर रखते हुए कि काफी सिचुएशन जो है अब कॉम्प्लेक्स हो गई है, अनप्रेडिक्टेबल हो गई है। अब क्या होगा ये सब की नजर है, क्योंकि अब बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ इजराइल। क्या इजराइल पलटवार करेगा तो कब करेगा, अब कैसे सिचुएशन होगी, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अंबा जी बिल्कुल। और कमराना साहब, अगर आपसे मैं जानना चाहूँ, क्योंकि जिस तरह से ईरान को मजबूरन अब जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी क्योंकि इजराइल लगातार हमले कर रहा था, और जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं उनकी लीडरशिप को जिस तरह से निशाना बनाया गया, उसके बाद ईरान को इसमें मजबूरन आना पड़ा, और अब हम इस पूरे युद्ध का विस्तार होते हुए देख रहे हैं। और जिस तरह से विस्तार हो रहा है उसको देखते हुए एक बड़ा ये डर दुनिया के सामने ये है कि क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, अश्विनी साहब ने बहुत विस्तार से बता दी बातें। मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड वार, हाँ, लेकिन ये जरूर है कि ये क्षेत्रीयवाद यूरोप और मध्य एशिया में फैलती हुई नजर आ रही है, इसलिए इसमें बहुत से देश लपेट में आ जाएंगे। अगर ईरान पे अटैक हुआ तो ईरान कोई अमेरिका तो जाएगा नहीं लड़ने के। ईरान कहता है कि वो जो वहाँ पे अमेरिकन बेसेस हैं, अमेरिकन इकोनॉमिक एसेट्स हैं, उनको टारगेट करेगा क्षेत्र में। ये तमाम फैले हुए हैं। जो उनकी सेंट्रल कमांड है अमेरिका की, उसके जो एयर हेडक्वार्टर है वो कतर में है, और उसके बाद फिर उसका जो ग्राउंड फोर्सेस हैं उसका हेडक्वार्टर जो है वो बहरीन में है। फिर सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूएई, जॉर्डन, यू नेम एनी कंट्री, उस पूरे क्षेत्र में जितने भी मुल्क हैं उनमें अमेरिकन बेसेस हैं, छोटे बड़े, काफी 40-45 हजार ट्रूप्स वहाँ पहुंच चुके हैं। और फिर उसके अलावा समुंदर में उनका जो युद्ध पोत जिसे कहते हैं जहाजी बेड़ा है, और मेडिटेरेनियन सी में भी उनके काफी वहाँ पे भी जहाजी बेड़ा है और काफी इनकी प्रेजेंस है। फिर साइप्रस में भी मौजूद है, अमेरिकन और ब्रिटिशर्स बहुत है वहाँ पे, और ब्रिटिश की भी प्रेजेंस है इस पूरे क्षेत्र में। लाल सागर यानी रेड सी में भी हूती के जो अटैक्स चल रहे हैं उनको रोकने के लिए अमेरिका ने काफी डिप्लॉय कर रखा है वहाँ पे भी। तो ये बड़ी भयानक युद्ध होगा, जैसा कि अश्विनी साहब ने कहा, बहुत खराब युद्ध होगा, बहुत लोग मरेंगे, लाखों मर जाए। देखिए, अतः ताकत है इजराइल और अमेरिका के पास। ये कोई ईरान के पास भी बहुत ताकत है, ईरान के अंदर तो कोई जाएगा नहीं, ऊपर ही से वो बॉम्बिंग करेंगे, और वहाँ पे उनके जो, जैसा आपने बताया कि उनके जो इकोनॉमिक एसेट्स हैं या मिलिट्री एसेट्स हैं उनको टारगेट करेंगे। कितना फिर उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ईरान ने बहुत सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, बिल्कुल यूरोपियन स्टैंडर्ड का है। रेल, रोड कनेक्टिविटी, पावर प्लांट्स, फिर उसके अलावा बिजली, और उसके अलावा इंडस्ट्रियल बेस उनका लगातार बढ़ता चला जा रहा है। सेल्फ रिलायंस उनकी पॉलिसी है। और फिर 2 कारें बनाने लगे हैं, जैसे बहुत अच्छी कार्स हैं जिनको वो एक्सपोर्ट भी शुरू कर दिया है, और उन्हीं ने उन देशों में कर रहे हैं जिनके ऊपर सैंक्शंस है, क्योंकि नॉन सैंक्शन स्टेट में वो कर नहीं सकते। और वो ब्रिक्स की अगर मेंबरशिप बन जाती है तो लोकल करेंसी में वो बहुत सी जगह अपना ट्रेड भी बढ़ा देंगे, तेल का भी सप्लाई उनकी बढ़ जाएगी। तो ये सब ध्वस्त हो जाएगा अगर, इसीलिए ईरान नहीं चाहता कि युद्ध हो।